बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा अध्याय 8 चल रहा है। बच्चों, हम लेखक कृष्णचंद्र जी का जीवन परिचय जान चुके हैं, उनका कृतित्व परिचय जान चुके हैं। ये उर्दू साहित्य के बहुत बड़े कथाकार रहे हैं। इनके द्वारा लिखा गया हास्य व्यंग जामुन का पेड़, जिसे हम आधा भाग हम पढ़ चुके हैं, आधा हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, जामुन का पेड़ जो इनका लिखा हुआ हास्य व्यंग है, ये अतिशयोक्ति से भरा हुआ है, यानी काफ़ी बड़ा चढ़ा करके लिखा गया है ताकि इसको हास्य का रूप दिया जा सके। यानी कि इसमें एक व्यंग है और ऐसा व्यंग है जो हमें हंसने पर मजबूर करता है। तो बच्चों, हमने जामुन का पेड़ जो ये इनका हास्य व्यंग है, इसे हमने पढ़ा कि किस तरह सेक्रेटेरिएट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है रात को आंधी आने से, उसके नीचे एक व्यक्ति दब जाता है और उस व्यक्ति को निकालने की बजाय उस व्यक्ति को निकालने के लिए जो मतलब चाहे तो हम शारीरिक रूप से फिजिकली रूप से 2-4 जने मिलकर के पेड़ हटा करके उस व्यक्ति को निकाल सकते थे, लेकिन ये सब काम नहीं हुआ। सरकारी महकमों में जो फाइल चलती है वो फाइल उस व्यक्ति की यानी उसको पेड़ के नीचे से निकालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में चलती रही। ये जो पेड़ था ये व्यापार विभाग के लॉन में गिरा, व्यापार विभाग ने इसको कृषि विभाग के लिए लिख दिया, कृषि विभाग ने इसको उद्यान कृषि विभाग के लिए लिख दिया और अंत में उद्यान कृषि विभाग ने इसको मेडिकल विभाग के लिए लिख दिया, यानी चिकित्सा विभाग के लिए लिख दिया कि वो आए और आकर के इस व्यक्ति के एक व्यक्ति की सलाह पर के इसके 2 टुकड़े कर दें इस व्यक्ति के, ताकि पेड़ भी नहीं कटेगा और व्यक्ति को बाहर निकाल करके इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर ली जाए। जब चिकित्सा विभाग से एक प्लास्टिक सर्जन आते हैं और वो उसकी सारी रिपोर्ट चेक करते हैं, जब कहते हैं कि नहीं इसकी प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी, काट के निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आदमी फिर बच नहीं पाएगा। अब आगे देखो बच्चों, तो जब प्लास्टिक सर्जन ने ये कहा कि ये आदमी बच नहीं पाएगा प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी, तो यह फैसला भी रद्द कर दिया गया कि अब भाई मेडिकल विभाग वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। अब रात को क्या हुआ, माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, यानी मामला व्यापार विभाग, कृषि विभाग, उद्यान कृषि विभाग और मेडिकल विभाग से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है। यानी रात को माली को दया आई और उसने पुलिस के पहरे में उस व्यक्ति को, दबे हुए व्यक्ति को खिचड़ी खिला करके उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। यानी कि माली उसको दिलासा दिला रहे हैं कि कल जो सेक्रेटरीट है इस सचिवालय में सारे सेक्रेटरियों की यानी जितने विभाग के सचिव हैं उन सब की यहाँ मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। भाई इस तरह लोन में एक व्यक्ति गिर गया तो यह किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यानी किस विभाग के अंतर्गत आता है और इसको किस प्रकार निकाला जाए। तो लगता है कल सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, यानी आह भरकर यानी दुखी होकर के धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। देखो बच्चों, ये जो 2 पंक्तियां आई है हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, कृष्णचंद्र जी की जितनी भी कहानियां हैं वो रोमानियत और काव्यात्मकता से भरी हुई है, यानी उसके अंदर काव्य का जो भाव आया है वो आया है। जिस तरह इसमें कविता की 2 पंक्तियां आई है, यानी एक शायर है या एक कविता के रूप में जो 2 पंक्तियां आई है वो उनकी हर कथा साहित्य में आती है। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, यानी तगाफुल का मतलब मेरी उपेक्षा नहीं करोगे, मेरी अवहेलना नहीं करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। लेकिन खाक हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे जब तक तुमको खबर होगी, यानी तुम्हारे डिपार्टमेंट, तुम्हारे जो महकमे हैं, जब तक सारी जो ये लेंगे फैसला तब तक तो हम ऊपर चले जाएंगे। हम जान रहे हैं कि तुम हमारी बहुत परवाह कर रहे हो, लेकिन अब क्या हो सकता है। तो आगे देखो, जैसे ही दबे हुए व्यक्ति ने ये 2 पंक्तियां बोली, पंक्ति बोलते ही माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो। अचंभे से मतलब हैरानी से और शायर का मतलब कवि है। जैसे ही उसने ये 2 लाइनें बोली, कौन सी 2 लाइनें थी, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, यानी तुम हमारी उपेक्षा नहीं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। देखो बच्चों, ये जो कृष्णचंद्र जी है ये अपनी कथा साहित्य में क्या करते हैं, काव्यात्मकता डालते हैं, यानी कविता की 1 या 2 पंक्तियां अवश्य डालते हैं। इन पंक्तियों को सुनते ही माली को क्या हुआ, बहुत हैरानी हुई और उसने अपने आश्चर्य से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से यानी आंखें एकदम बड़ी करके बोला, अरे क्या तुम शायर हो, क्या तुम कवि हो।
दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया, बोले हाँ मैं कवि हूँ, उसने धीरे से कहा। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया और चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। यानी एक से बात दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे करके पूरे सचिवालय में ये खबर फैल गई कि दबा हुआ, जो लॉन में दबा हुआ आदमी है वो शायर है या कवि है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। देखो बच्चों, ये एक भेड़ चाल वाली बात है कि उनको पता चला कि ये शायर है और लोग अपना अपना काम छोड़ करके उसको देखने के लिए आ गए। उसे पेड़ के नीचे से तो नहीं निकाला, लेकिन वो एक शायर है ये देखने के लिए आ गए। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। अब तक तो सचिवालय का मामला था, लेकिन अब ये जो अखबारों में छपी होगी, हो सकता हो ये खबर, तो लोगों के बाहर शहर में भी फैल गई कि सेक्रेटरीट के व्यापार विभाग के लॉन में एक शायर पेड़ के नीचे दबा हुआ है। तो सारे शायर हैं जो शहर के गली गली के शायर थे, वो सेक्रेटरीट में आकर के जमा हो गए। आगे देखो, सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। यानी कि उनका कवि भाई था, शायर भाई था, तो वो भी आ गए वहाँ सेक्रेटरीट के लॉन में, और पूरे शहर के कवियों ने आकर के वहाँ चारों तरफ मजमा जमा लिया, यानी एक सभा सी बैठा दी। और चारों ओर का वातावरण कैसा हो गया, जैसे कोई यहाँ भी कवि सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि सब जितने भी कवि शायर आए वो सब आकर के अपनी अपनी कविताएं सुनाने लगी। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। ये लोग सेक्रेटरीट के कई क्लर्क थे जो साहित्य पढ़ते थे और जिनको भी कविताओं से लगाव था, और अंडर सेक्रेटरी जिन्हें साहित्य पढ़ने का शौक था, वो अपने ऑफिस टाइम के बाद में यानी 5 बजे के बाद वहीं रुक गए। कुछ शायर क्या हुआ, दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। देखो बच्चों, कुछ शायर जो वहाँ इकट्ठे हुए वो लोग उसको अपनी कविताएं और अपने दोहे सुनाने लगे, और कई क्लर्क जो सेक्रेटरीट के थे वो क्या करने लगे, अपनी कविता पर आलोचना, यानी उसको कहने लगे कि तुम टिप्पणी करके बताओ कि हमारी कविता कैसी है। देखो बच्चों, ये जो लाइनें आई हैं ये सब क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, इतना अधिक कभी भी नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, जब मतलब लोगों को पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया। अब सेक्रेटरीट की कमेटी फैसला कर रही थी, कभी फाइल को कहाँ भेज रही थी, कृषि विभाग में, कभी उद्यान कृषि विभाग में, कभी मेडिकल विभाग में। अब जैसे ही सेक्रेटरीट के सब मतलब पता चला सेक्रेटरीट के सचिव को कि भाई ये जो व्यक्ति है ये कवि है, तो उन्होंने क्या किया, एक उसकी सब कमेटी ने एक फैसला किया। सब कमेटी का मतलब जो उप कमेटी होती है, उसने फैसला किया चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से इसका संबंध है। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक विभाग जो होता है, जहाँ पर गाने बजाने या इन सब चीज़ों का, कवियों का जो लिखी हुई साहित्य वाली पुस्तकें होती हैं, इन सब का जो विभाग होता है वो सांस्कृतिक विभाग होता है। तो वहाँ पर जो सब कमेटी ने क्या निर्णय लिया कि इस फाइल का संबंध तो ना तो एग्रीकल्चर से ना ही हॉर्टिकल्चर से, इसका तो सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से, जो सांस्कृतिक विभाग है, जहाँ संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, ये तो उस डिपार्टमेंट से इसका संबंध है। अब देखो, कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। यानी अब सेक्रेटरीट का जो व्यापार विभाग था उसने कहा भाई हमारे लोन में ऐसे ऐसे एक आदमी फलदार पेड़ के नीचे दब गया है और ये कवि है या शायर है, और ये जो कवि और शायर है कल्चरल डिपार्टमेंट में आते हैं, इसलिए आप आओ और इस शायर को इस पेड़ के नीचे से निकालो। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। देखो बच्चों, फाइल पहले नीचे क्लर्क के पास जाती है, हेड क्लर्क के पास जाती है, फिर उससे ऊंचे डिप्टी के पास जाती है, उससे ऊंचे ऊंचे अफसरों के पास जाती है। यहाँ सबसे गुजरती हुई फाइल कहाँ पहुंची, साहित्य अकादमी के जो सेक्रेटरी यानी सचिव थे, जो सबसे बड़े ऑफिसर थे, उनके पास पहुंची। अब देखो, उसके नाम के आगे लगाया गया है बेचारे। जैसे ही उसने सुना कि एक कवि ऐसे पेड़ के नीचे दबा हुआ है, तो बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। इंटरव्यू का मतलब उसका साक्षात्कार लेने लगा। जैसे ही मतलब साहित्य अकादमी का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उसके बाद जैसे ही फाइल पहुंची कि व्यापार विभाग के लोन में इस तरह एक कवि दब गया है, तो उसने अपनी गाड़ी में बैठा और बैठ करके पहले उसके पास पहुंचा, और वहाँ पहुँचते ही उसका क्या लेने लगा, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लेने लगा। पूछने लगा, तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? यानी जो कवि उपनाम से शोभित हो मतलब जो कवि होते हैं जो अपने स्वयं के नाम से कविताएं नहीं लिखते हैं, कोई ना कोई एक उपनाम लगा लेते हैं, तो उससे पूछ रहे हैं कि तुम किस उपनाम से शोभित हो? तो दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, मैं ओस के नाम से
मतलब शोभित हूँ। ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम कहीं ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? यानी सेक्रेटरी को, उसको तो पता रहता है, वो साहित्य अकादमी का, तो कहता अच्छा तुम वही ओस हो जिसका अभी अभी एक गद्य संग्रह है जो क्या है, ओस के फूल, अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है, मतलब इतना बड़ा गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका लेखक पेड़ के नीचे दबा हुआ है। दबे हुए कवि ने हुंकार, हुंकार का मतलब हाँ में सिर हिलाया। और गद्य संग्रह जो होता है बच्चों, निबंधों की किताब होती है। गद्य संग्रह का मतलब जिसमें बहुत सारे गद्य की विधाएँ आती है, कहानी है, निबंध है, इसके अलावा रिपोर्टाज है, संस्मरण है, इसे हम गद्य संग्रह भी कह सकते हैं। तो दबे हुए कवि ने हाँ के स्वर में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? यानी जो साहित्य अकादमी है कल्चरल डिपार्टमेंट की, उसके लिए उसके सचिव ने उस दबे हुए व्यक्ति से पूछा, क्या तुम हमारी इस अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा, नहीं। मतलब उस दबे हुए आदमी ने कहा, नहीं मैं तुम्हारी जो अकादमी है उसका मेंबर नहीं हूँ। तो सेक्रेटरी ने क्या बोला, आश्चर्य है। सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। अब सेक्रेटरी को इस चीज की चिंता नहीं है, साहित्य अकादमी का जो सेक्रेटरी आया है कि पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकलवा दूं, उसको तो चिंता इस बात की है कि इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा लेखक, वो क्या है, हमारी साहित्य अकादमी का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो उसने, सेक्रेटरी ने कहा आश्चर्य, और वो बहुत जोर से चीखा कि इतना बड़ा कवि है, ओस के फूल यानी जो गद्य संग्रह है उसका लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है, यानी हमारी अकादमी का सदस्य नहीं है। ओहो, ये कैसे भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी यानी गुमनामी यानी अपरिचय, यानी इसका कोई परिचय ही नहीं है, गुमनामी में ये दबा पड़ा है। तो अब लेखक, वो जो पेड़ के नीचे जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। उस बेचारे को तो पेड़ के नीचे दबे होने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा जो हो रही है उसका ध्यान किसी को नहीं है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। यानी कि वो जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वो उससे कह रहा है साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी से कि तुम मुझे मेंबर बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। अभी बंदोबस्त करता हूँ। बंदोबस्त का मतलब प्रबंध करता हूँ। किसने कहा? कल्चर अकादमी का जो सेक्रेटरी था उसने कहा। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। फौरन बोला यानी तुरंत बोला, मैं अभी प्रबंध करता हूँ तुमको यहाँ से निकालने के लिए, और उसने अपने विभाग में रिपोर्ट कर दी। अब देखो ये दिन भी पूरा निकल गया, 4-5 दिन हो गए। अब दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। देखो वो तो बेचारा बाहर निकलने की इंतजार कर रहा था, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ कवि या शायर था। लेकिन यहाँ दूसरे दिन साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया। कवि यानी जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी था, उसके पास आकर के बोला कि मुबारक हो, तुमको बहुत बहुत बधाई हो। क्यों? क्योंकि तुमको हमारी सरकारी साहित्य अकादमी, देखो बच्चों नाम लिया गया है, सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर यानी सदस्य चुन लिया। जो हमारी केंद्रीय शाखा है, जो हमारी मेन शाखा है, उसका मेंबर यानी सदस्य चुन लिया। ये लो चुनाव पत्र ले, तुम तुम्हारा, अब तुम चुने गए, तुम हमारी सरकारी साहित्य अकादमी के सदस्य हो गए हो। फिर वो दबा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। भाई मैं तुम्हारा चुनाव पत्र जब लूँ, जब मेरी इस पेड़ के नीचे से बाहर निकलूँ, मैं इसके नीचे दबा जा रहा हूँ। दबे आदमी ने कह रहा कर कहा, यानी उसके शारीरिक जो पीड़ा हो रही थी उससे वो कह रहा है, और कह रहा करके उसने कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। देखो बच्चों, 3-4 दिन से पेड़ के नीचे दबा हुआ है और उसकी सांसें भी चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। घोर पीड़ा मतलब अत्यधिक दर्द में पड़ा हुआ है। यानी 3-4 दिन से उसकी कमर के ऊपर पेड़, इतना बड़ा जामुन का पेड़ गिरा हुआ है, उसको निकालने की बजाय सारे डिपार्टमेंट में फाइलें उसकी घूम रही है। तो उसकी आंखों से पता चलता था कि वह अत्यधिक दर्द में है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो तुमको केवल अपने मतलब साहित्य अकादमी का मेंबर चुन सकते हैं, हम तुमको पेड़ के नीचे से कहाँ से निकालेंगे, ये हम नहीं कर सकते थे। और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। हम क्या कर सकते थे? हम तुम्हें अपना मेंबर चुन सकते थे, जो हमने चुन लिया। बाकी ये काम पेड़ के नीचे निकालने का काम हमारा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, व्यक्ति है, मानव है, जो कितना संवेदना शून्य
हो गया है। यानी एक पेड़ के नीचे जीवित व्यक्ति है, उसको बचाने की बजाय उसके मरने की कामना करते हुए कह रहे हैं यदि तुम मर जाओगे तो हम ये कर सकते हैं कि तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। वजीफा क्या होता है बच्चों? व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को जो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, उसे वजीफा कहते हैं। और ये भी तुमको कब मिलेगा? यदि तुम दरखास्त दो, यदि तुम प्रार्थना पत्र, इस तरीके का एक प्रार्थना पत्र लिख के दो कि मेरे मरने के बाद में मेरी पत्नी को उसको मेरा उत्तराधिकारी मानते हुए जो मेरा पैसा है उसको दे दिया जाए। तो जो साहित्य अकादमी का सचिव था या सेक्रेटरी था, वो ये कहने लगा कि तुम यदि प्रार्थना पत्र देते हो, दरखास्त देते हो, तो हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हारे मृत्यु के बाद, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, आज की जो मानवता समाप्त हो रही है उसके बारे में बताया गया है। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला मुझे जिंदा रखो। यानी जो पेड़ के नीचे दबा हुआ कवि था, उसने धीरे से कहा मैं अभी जिंदा हूँ और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मुझे जिंदा रखो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवाज से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। अब आप देखो, अब सांस्कृतिक विभाग का सेक्रेटरी क्या कह रहा है? हाथ मल रहा है अपने हाथों को इस तरह करते हुए, भाई हम बहुत परेशानी में, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारा विभाग सिर्फ सांस्कृतिक यानी कल्चर से संबंधित है। हमारा विभाग गाना है, नृत्य है, कविता है, साहित्य है, इनसे संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवाज से नहीं होता है। हम तो केवल कलम दवाज से संबंधित है, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित नहीं है। यानी पेड़ काटने का मामला आरी और कुल्हाड़ी से चलता है। इसके लिए हमने किसको लिख दिया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग को हमने लिख दिया है। पेड़ काटने का काम कौन करेगा? वन विभाग करेगा। और अर्जेंट लिख दिया। अर्जेंट माना तुरंत, यानी अभी तुरंत कार्रवाई की जाए, ये लिख दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब माली जो उसका हितैषी था, उसको खिला पिला रहा था, उसने शाम को आकर के उस व्यक्ति से कहा दबे हुए से कि कल वन विभाग के आदमी आएंगे और आकर के इस पेड़ को काट करके हटा देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था। माली क्यों खुश था? कि भाई कल ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आएंगे और इस पेड़ को हटा देंगे और इस व्यक्ति की जान बच जाएगी। लेकिन जो दबा हुआ आदमी था, उसका श्वास जवाब दे रहा था, यानी समाप्त हो रहा था। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। यानी कल सवेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आएंगे पेड़ को काटने, तब तक उसे जीवित रहना है। लेकिन उसका जीवन था जो जवाब देता जा रहा था, उसके शारीरिक स्वास्थ्य उसका जवाब देता जा रहा था। लेकिन वह अपने आप को जिंदा लड़ने के लिए लड़े जा रहा था अपने जीवन से। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना ही है। आगे देखो बच्चों, दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ गए आरी और कुल्हाड़ी लेके, भाई पेड़ काट करके इस व्यक्ति को निकाल दें, लेकिन तभी उनको रोक दिया गया। और मालूम हुआ क्यों रोका है? कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। व्यापार विभाग वालों ने नहीं काटा, कृषि विभाग वालों ने नहीं करा, उद्यान कृषि विभाग वालों ने नहीं कुछ किया, मेडिकल विभाग वालों ने कुछ नहीं किया, और कल्चरल डिपार्टमेंट सांस्कृतिक विभाग वालों ने कुछ नहीं किया। अब जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए पेड़ को काटने, तो विदेश विभाग ने बीच में टांग अड़ा दी कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए। क्यों नहीं काटा जाए? देखो, कारण ये था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। लॉन मतलब बगीचा। यानी इस पेड़ को इसलिए नहीं काटा जाए क्योंकि जो दूसरा देश है, दूसरा राज्य है पिटोनिया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इसे सचिवालय के बगीचे में लगाया था, इसलिए इसको काटा नहीं जाए। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अंदेशा माने डर। यानी पिटोनिया सरकार को यदि इस बात का मालूम चल गया कि उनके प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया पेड़ भारत सरकार ने काट दिया है, तो हो सकता हो कि हमारे उस सरकार से संबंध सदा के लिए बिगड़ जाए। अब आगे देखो, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया। तो एक क्लर्क ने कहा कि भाई एक आदमी की जान का सवाल है, एक आदमी मर रहा है, तो उसको क्यों नहीं बचाया जाए? अब दूसरे व्यक्ति कोई और क्या कह रहा है? दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का भी सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। यानी दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क से कहा तुमको इस आदमी की जान की पड़ी है, लेकिन दो देशों के यानी दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते?
यानी दूसरा क्लर्क है, वो कह रहा है कि भाई जो पिटोनिया की सरकार है वो हमारे देश को इतनी सहायता देती है, उससे लाखों लोगों का काम चलता है और वो हमारा अच्छा मित्र है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी की जान के बलिदान नहीं दे सकते? कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह, यानी बिना किसी संदेह के कवि को मर जाना चाहिए, पेड़ नहीं कटना चाहिए, चाहे एक आदमी की जान चली जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। अब फॉरेस्ट विभाग वाले वापस चले गए। जो अंडर सेक्रेटरी था उसने सुप्रीटेंडेंट को बताया कि आज प्रधानमंत्री जो विदेश दौरे पे गए हुए थे आज बाहर आ गए हैं, आज हम मतलब वापस आ गए हैं और आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। यानी विदेश विभाग है जिसको काटने का आदेश मिला था, उसने मना कर दिया क्योंकि इसको पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री वापस आ गए हैं दौरे से तो आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने प्रधानमंत्री के सामने पेश करेगा और जो भी फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। यानी प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो इस सबको मानना पड़ेगा। यानी फाइल कहाँ से, एक छोटे से किसी राज्य के एक छोटे से शहर के किसी सचिवालय से निकले लोन में गिरे हुए पेड़ की फाइल प्रधानमंत्री तक पहुंच गई, लेकिन उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से नहीं निकाला गया। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। यानी जो सुप्रीटेंडेंट था वो किसके पास आया? कवि के पास आया, जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी था। और सुनते हो आते ही वे खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। यानी प्रधानमंत्री के सामने जब वो फाइल रखी गई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, इस पेड़ को काटो और आदमी को बचा लो। तो वो जो सुप्रीटेंडेंट था वो फाइल को हिलाता हुआ और खुशी से चिल्लाता हुआ आया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। यानी कि अगर पिटोनिया राज्य के लोग सरकार नाराज होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सिर ले ली। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो नेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि पूरे जितने भी देश होते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पर ले ली कि यदि पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री या उनकी सरकार नाराज होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, इसलिए इस पेड़ को काट दिया जाए और पेड़ को काट करके व्यक्ति को बचा लिया जाए। अब कल ये पेड़ काट दिया जाएगा, ये शाम के 5 बज रहे हैं, को कह रहे हैं कल सुबह ये पेड़ कटेगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। यानी उस दबे हुए व्यक्ति को जो सुप्रीटेंडेंट है वो चिल्लाकर कह रहे हैं कि सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। यानी अब तुम्हारी फाइल प्रधानमंत्री के बाद आगे कहीं जगह नहीं है जाने के लिए और प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लिया है, तो तुम्हारी फाइल आज पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव यानी मुर्दा और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। पात यानी पंक्ति, और उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, यानी समाप्त हो चुकी थी। 5 से 10 दिन जो उन्होंने लगाए, एक विभाग से दूसरा विभाग, दूसरे विभाग से तीसरा विभाग और चौथा 5वां विभाग लेते हुए प्रधानमंत्री तक जब तक फाइल पहुंची तब तक वह व्यक्ति क्या हो चुका था? बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां मुर्दा हो चुकी थी और चींटियों की एक लंबी पंक्ति, मरे हुए आदमी में चींटियां लग जाती है, उसके मुंह में जा रही थी और उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, यानी समाप्त हो चुकी थी। तो देखो बच्चों, जो हमारे लेखक है कृष्णचंद्र, वो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि मानवता का भी संदेश देना चाहते हैं कि कई लोग हैं मानवीय, लेकिन कई लोगों में बहुत अमानवीयता है। लेकिन सरकारी महकमों में जो फाइलों में काम चलता रहता है वो इस तरह ही चलता है, और चाहे किसी व्यक्ति की जान ही क्यों ना चली जाए। तो ये एक हास्य व्यंग्य, इतना सब कुछ नहीं होता है बच्चों, क्योंकि लेखक ने इसको शुरुआत में ही कहा है कि ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है। यानी मानवता तो जरूर समाप्त हुई है, लेकिन इतनी मानवता भी समाप्त नहीं हो गई है कि किसी की जान ही चली जाए फाइलों के चक्कर में। तो ये क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण एक हास्य व्यंग्य। इसको हमने आज यहाँ पढ़ा, जामुन का पेड़। आप इसको शब्दार्थ के साथ पुनः पढ़ने का प्रयास कीजिए। तब तक बच्चों, हमारी ये जो आरओ पाठ्य पुस्तक है, इसमें इस जामुन के पेड़ से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं, हम उनको उत्तर सहित करने का यहाँ प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न देखो, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? देखो, ये तो शुरुआत में ही आ गए थे कि जब पेड़ गिर गया था लॉन में, सवेरे लोग जब ऑफिस आए, जब उन्होंने देखा कि जामुन का पेड़ गिरा हुआ है, तब का ये दृश्य है। तो देखो आप, सचिवालय के लॉन में लगा जामुन का पेड़ रात को आंधी में गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर सचिवालय के मालिक ने उसे देखा और उसने क्लर्कों को सूचना दी। सभी क्लर्क इकट्ठे हुए और वे जामुन का गिरा हुआ पेड़ देखकर ये बातें करने लगे कि एक बोला ये देखो कितना फलदार पेड़ था, दूसरा बोला देखो कितना रसीला पेड़ था और किसके फल कितने रसीले होते थे, और तीसरा
तो ये भी बोला कि मैं तो जब इसका सीजन आता है जामुन का, तब मैं तो अपने बच्चों के लिए झोली में भर के ले जाता था और मेरे बच्चे बड़े चाव से इसको खाते थे। दूसरा प्रश्न है इसमें, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है, यानी जामुन के गिरे हुए पेड़ को देखकर और उसके नीचे एक दबे हुए आदमी को देखकर लोगों की मानसिकता कैसी है, इसका कैसे पता चलता है, हम देखेंगे। इससे पता चलता है कि लोग संवेदना शून्य हो चुके हैं, यानी सबको जामुन का पेड़ गिरा है, इसका दुख किसको नहीं है। बहुत है कि एक फलदार पेड़ गिर गया, खराब हो गया, और पेड़ का गिरना या कटना या टूटना बहुत ही दुखदाई होता है, लेकिन क्या है उसके नीचे एक आदमी भी तो दबा हुआ है, लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें मरता हुआ आदमी द्रवित नहीं करता है, यानी मरता हुआ जो आदमी वो उनको दुखी नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, उनके अंदर उस चीज की ग्लानि नहीं हो रही है, उनको केवल फलदार पेड़ की पड़ी है, क्योंकि उस फलदार पेड़ से उनको फायदा हो रहा था। और वे इतने स्वार्थांध है, यानी स्वार्थ में अंधे हो गए हैं कि मरते हुए आदमी को अनदेखा करके वे अपना हित पूरा करना चाहते हैं कि एक आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसकी उनको परवाह नहीं है, उन्हें केवल अपने उन रसीले जामुनों की फिक्र है। उन्हें जामुन न मिलने की पीड़ा व्यथित करती है। कौन सी पीड़ा व्यथित कर रही है कि अब उन्हें जामुन नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग लाश पर बैठकर भी रोटियां खा सकते हैं, यानी यहाँ कवि के अनुसार ऐसे लोग, मतलब किसी की मृत्यु हुई है, डेड बॉडी है जिसको हम लाश कहते हैं, उसके पास में बैठकर भी रोटी खा सकते हैं, यानी वो व्यक्ति मरने को जा रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है, मानवता समाप्त हो चुकी है और चिंता केवल उस जामुन के रसीले फलों की है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। यानी जैसे ही पता चला ये कवि है तो उसकी फाइल कहाँ से कहाँ पहुंच गई। देखो, दबे हुए आदमी ने पेड़ काटने की कार्रवाई पर देरी होती देखी तो उसने आह भरते हुए गालिब का एक शेर कहा। माली जब उसको खिचड़ी खिलाने आया और उसको बता रहा था कि कल तो सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, तब उसने आह भरते हुए कहा कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी कि उसके मुंह से क्या हुआ, दो पंक्तियां निकल गई। शायर तो वो था ही कि मैं जानता हूं कि तुम मेरी उपेक्षा नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुम्हारी फाइल आएगी तब तक तो हम खाक हो चुकेंगे। इतना सुनते ही माली ने उससे पूछा कि क्या वे शायर है या कवि है, तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। इस प्रकार सबसे पहले माली को पता चला कि पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी कवि है। सबसे पहले किसको पता चला? माली को, क्योंकि वही उसको खिचड़ी दलिया ये सब खिलाने आया करता था। इससे क्या हुआ, जब उसने अन्य क्लर्कों को बताया तो क्लर्कों ने हेड क्लर्क को बताया। इस प्रकार बात फैलते फैलते सबको पता चल गई और पूरे शहर में भी फैल गई। अब उसकी फाइल क्या हुआ, कहाँ तो मेडिकल विभाग से एक सेक्रेटरीट के सभी सचिव इकट्ठे हो रहे थे, सेक्रेटरी, और वहां जा रही थी उप कमेटी में, लेकिन वहां से फाइल का रुख पलट गया। इस जानकारी से कवि की फाइल का रुख पलट गया। पहले फाइल एग्रीकल्चर, व्यापार, हॉर्टिकल्चर आदि विभागों में धक्के खाती रही, अब यह कल्चरल विभाग में आ गई। भी पता चला कि ये जो पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति एक कवि या शायर है, और कवि और शायर किससे जुड़े हुए होते हैं? सांस्कृतिक या कल्चरल विभाग से जुड़े हुए होते हैं। तो इस फाइल को कहाँ भेज दिया जाए? कल्चरल विभाग में भेज दिया जाए। परंतु काम फिर भी नहीं हुआ, केवल कागजी कार्रवाई ही होती रही। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? भाई कृषि विभाग वाले थे, पेड़ है, जो व्यापार विभाग वालों ने कहा ये पेड़ का जो काम है, जो ये किसका काम है? कृषि का काम है। लेकिन कृषि विभाग वालों ने कहा ये काम मामला हमारा नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर वालों का है। तो ये क्यों दिया? देखो, कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि गिरने वाला पेड़ फलदार है। कैसा है? फलदार है। जो एग्रीकल्चर जो होता है ना बच्चों, कृषि विभाग, ये क्या होता है? ये कृषि से संबंधित खेती बाड़ी अनाज इनकी जो फसलें होती है उसको देखता है। और हॉर्टिकल्चर विभाग क्या करता है? जितने भी बाग होते हैं, यानी फलदार पेड़ वाले जितने भी उद्यान होते हैं, उन सब की देखभाल करता है। तो ये फलदार पेड़ था, इसलिए उन्होंने ये तर्क दिया कृषि विभाग ने कि ये फलदार पेड़ है, इसलिए इसका संबंध कृषि से न होकर उद्यान कृषि से है, यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है। आगे देखो बच्चों, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। इसमें बहुत सारे विभाग आए हैं, हम उन विभागों को देखेंगे। देखो, इस पाठ में सरकार ने निम्नलिखित विभागों और उनके कार्यों की चर्चा की गई है। पहला है व्यापार विभाग, इसको हम वाणिज्य विभाग भी कहते हैं। यह है व्यापार विभाग। व्यापार विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है, यानी देश में जो व्यापार हो रहा है, विदेशों से हो रहा है या घरेलू व्यापार जो हो रहा है, उससे संबंधित है। दूसरा होता है बच्चों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसे हम कृषि विभाग भी कहते हैं, और इसका संबंध खेती से है, खेती बाड़ी से है, अनाज से है, फसलों से।
तीसरा होता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या होता है बच्चों, इसमें उद्यान कृषि विभाग कहते हैं इसको, हॉर्टिकल्चर को। इसका संबंध उद्यानों के रखरखाव से है। जितने भी बाग बगीचे हैं, जितने भी फलदार पेड़ बाग बगीचों में लग रहे हैं, उनको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखता है। अगला है मेडिकल डिपार्टमेंट। इसको आप सभी जानते हो, इसे चिकित्सा विभाग भी कहते हैं और इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई या मतलब किसी बीमार का इलाज करना, उन सब से इसका संबंध होता है। अगला है कल्चरल डिपार्टमेंट। इसे सांस्कृतिक विभाग भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंदर गायन है, वादन है, कवि है, शायर है, लेखक है, कविताएं हैं, ये सब कल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। अगला है बच्चों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसे वन विभाग कहते हैं और इसका संबंध जंगल के पेड़ों तथा वनस्पति से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलों की देखभाल करता है, जंगलों में रहने वाले पशु और पक्षियों की भी देखभाल करता है। आगे देखिए बच्चों, एक है ये है विदेश विभाग। अब रह गया है विदेश विभाग। विदेश विभाग क्या है, इसका संबंध विदेशी राज्यों और स्वदेश के आपसी संबंधों से। इसका मतलब क्या होता है, विदेश विभाग में क्या होता है कि हमारे देश के अन्य देशों से जो संबंध होते हैं और जो भी कार्यक्रम एक दूसरे से दूसरे देश के बीच में चलता है, वो विदेश विभाग देखता है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ कृष्णचंद्र द्वारा लिखित हास्य व्यंग जामुन के पेड़ को पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तरों को भी देखा। बच्चों, आप इसे शब्दार्थ के साथ में पढ़िए और इसको पढ़ने का आनंद लीजिए और प्रश्न उत्तरों को लिख कर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।